हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो हेलो, नमस्कार। यस। सो आज हमने सेकंड क्लास रखवाई है। आज मैंने रखवाई है पहली बार। रीज़न बीइंग वेडनेसडे मेरी 3 क्लासेस होती हैं, तो बैक टू बैक हो जाता है ना, 1 से 3, 4 से 6, फिर 4 से 5:45, 6 से 8। इसलिए बेटा थोड़ा गैप हो जाता है, तो आ, ये है कि बस बीच में आराम मिल जाता है, बस इतनी सी बात है ना। लगातार 6-7 घंटे की क्लास बहुत भारी हो जाती है, इस वजह से वेडनेसडे की क्लास आज पहली बार मैंने सेकंड स्लॉट में लगवाई है। पिछली बार बेटा मैंने नहीं लगवाई थी, पिछली बार मोहन सर ने शायद लगवाई थी, तो मेरा सेकंड स्लॉट हो गया था, मुझे वो आराम लगा, इसलिए आज मैंने लगवा ली। यस। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज अपना लास्ट लेक्चर है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपकी एनसीईआरटी के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका जो वृक्क क्रियाएं हैं उनका नियमन, है ना, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, जो हमने कल स्टार्ट किया था, लेकिन आज हम उसको खत्म करेंगे। सेकंड है अपना मिक्चुरेशन, जिसको हम बोलते हैं मूत्रण। थर्ड है आपका उत्सर्जन में उत्सर्जी तंत्र, हमने देख लिया। जो भी अंग हैं उनकी तो भूमिका है ही उत्सर्जन में, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन में भूमिका निभाते हैं वो हम देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जैसे किसी भी अंग तंत्र के विकार पढ़ते आए हैं, जैसे हमने श्वसन तंत्र के विकार पढ़े, परिसंचरण के विकार पढ़े, इसी तरीके से हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स हैं, विकार हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कल की क्लास में सबसे पहले हमने बात की थी प्रतिधारा क्रियाविधि की, काउंटर करंट मैकेनिज्म की, एक ऐसी क्रियाविधि जो निस्यंद को सांद्रित करती है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बेटा ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। हाँ या नहीं, ये वाला टॉपिक सबको समझ में आया है? हाँ। पीवाईक्यू एक्सप्रेस कब करेंगे, बस इस चैप्टर के बाद हम पीवाईक्यू एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो मैंने आपसे कल भी कहा था, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड है, जिनको नहीं समझ में आया है उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि एक बार इस लेक्चर को वापस से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है टॉपिक, पर इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। पर एट द एंड जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट की, आपकी एनसीईआरटी लाइन में जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको लास्ट टाइम वो भी लिखवा दिया था। फिर हमने कल की क्लास में वृक्क क्रियाओं का नियमन स्टार्ट तो किया था, पर खत्म उसे हम आज करेंगे। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें आपका डीसीटी यानी कि दूरस्थ सम्मिलित नलिका, एफरेंट और ईफरेंट मतलब कि अभिवाही और अपवाही धमनिका के काफी पास, प्रॉक्सिमिटी में, समीप सिचुएटेड होता है। और जहां कहीं भी आपको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी जहां पर अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, बीच में ये केशिका गुच्छ जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसी के पास बेटा आपको डीसीटी देखने को मिलेगा। जहां कहीं भी आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें ये हो गया आपका डीसीटी, ये हो गई आपकी अभिवाही धमनिका जिसमें रक्त आता है या जिसके द्वारा रक्त आता है आपके ग्लोमेरुलस में, ये हो गई आपकी अभिवाही धमनिका। और जो ग्लोमेरुलस से रक्त को लेकर के जाता है ये हो गई आपकी अपवाही धमनिका यानी कि इफरेंट आर्टीरियोल। तो जब कभी भी बेटा ये तीनों पास में आएंगे तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब इसमें मैम लिखना है, यहाँ से बिल्कुल लिखना है बेटा। इनमें जो मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं बेटा वो पीएम मोदी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट ना करें। मुझे आपके कमेंट्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है ना। जिस तरीके के आप कमेंट्स ग्रुप में या चैट में कर रहे हैं बेटा, वो आपको ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है।
बाद में आप मुझसे ना बोलें कि मैडम मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मुझे अनब्लॉक करा दें, है ना, क्योंकि वो बोलने लायक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बस मैं आपसे यहाँ पर मोदी जी इतनी विनती करती हूँ कि प्लीज बेकार के कमेंट्स करके, गाली गलौज करके आप अपनी मर्यादा को भंग ना करें, ठीक है। बाकी बच्चों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, ठीक है, और अपने आप को ब्लॉक करने से बचाएं। जी मोदी जी, मैं विनती करती हूँ कि आप तक मेरी विनती पहुंच गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक मेरी विनती ये पहुंच गई होगी, ठीक है। मैडम ये तो रिवीजन है। बिल्कुल बेटा, कौन है ये? बिल्कुल बेटा, ये मैंने आपको कल बता दिया था जाते जाते, उसी चीज को हम आगे आज फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन है ये? क्लास दे रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बेटा अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका और डीसीटी, ये तीनों मिलकर के बेटा जो उपकरण बनाते हैं या जो संरचना बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं JGA या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको हम? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। सानिध्य गुच्छ अपैरेटस, या हमने इसको सानिध्य आसन्न उपकरण भी बोला था, हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये आप सबको क्लियर है बेटा JGA क्या होता है? ये आप सभी को क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब मैंने आपको कल जाते जाते एक एग्जाम्पल बताया था कि जिस तरीके से शादी से पहले एक लड़का और लड़की दोनों का अपना अपना एक नेचर होता है, ठीक है, दोनों ही अपने घर में पापा की परी या मम्मी की आंखों का तारा या माँ का राजा बेटा होते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर उस रिश्ते को निभाना है तो दोनों को अपने आप को कुछ मॉडिफिकेशन, दोनों को अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है बेटा, तब जाकर के रिश्ते चलते हैं। क्योंकि अब वो जमाना गया जब एक के एडजस्टमेंट से रिश्ते चला करते थे, ठीक है। दोनों कमाते हैं, दोनों बराबर ही कमाते हैं लगभग, ठीक है, कोई 8-10 लाख ऊपर नीचे कमाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लड़की भी अपने आप को पाल सकती है, लड़का भी अपने आप को पाल सकता है, ठीक है। दोनों साथ में रहते हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों मिलकर परिवार चलाते हैं, तो दोनों को अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ता है, तभी वो साथ में रह पाते हैं। ये कल मैंने आपको जाते जाते बताया था। कुछ ऐसा ही बेटा बदलाव यहां भी देखने को मिलता है। जब अभिवाही अपवाही धमनिका अलग और डीसीटी अलग होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अभिवाही अपवाही धमनिका और डीसीटी दोनों साथ में आते हैं तो इन दोनों में कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है ना। क्या बदलाव होते हैं बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि डीसीटी में आपको यहाँ पर स्तंभाकार कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जबकि आपकी जो अभिवाही अपवाही धमनिका है यहाँ पर भी उपकला में कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेटा इनके बीच में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम मिज़ेंजियल सेल्स, ठीक है, और भी कई सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल सा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के मैंने ये चीजें समझाई थी। ये जो बेटा कोशिकाएं हैं जो आपको डीसीटी में देखने को मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या बोलते हैं इसको हम? मैक्यूला डेंसा। क्या बोलते हैं इसको हम? मैक्यूला डेंसा, ठीक है। और दूसरा, ये जो आपकी कोशिकाएं जो आपको अभिवाही और अपवाही धमनिका में देखने को मिलेंगी, इनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, सानिध्य गुच्छ कोशिकाएं या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। अब बीच में बेटा जो आपको कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं, इनको हम बोलते हैं मीजेंजियल सेल्स, और भी कई सारे नाम हैं इनके, ठीक है ना। इनको हम पोल्कीसेंस सेल्स भी बोल देते हैं, मीजेंजियल या पोल्कीसेंस सेल्स, ठीक है। आपको ये सब मिलकर के आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है बेटा, याद करिए हमने कल पढ़ा था कि हमारे इस
उपकरण में, मतलब एक तो हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस और तीसरा हृदय, हृदय से कुछ हार्मोन निकलते हैं। ये तीनों मिलकर के आपके किडनी की क्रियाओं का नियमन करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको, हाँ लेसीज सेल्स भी हम इनको बोलते हैं रीफा, ठीक है। हमने बताया था ये तीनों मिलकर के आपके हार्ट की, आपकी सॉरी किडनी की क्रियाओं का नियमन करते हैं। सब कुछ लिखना है दीनदयाल, ये श्वेता लिखना है बेटा। तो अब हाइपोथैलेमस हमने कहा था फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। फीडबैक मतलब नीचे से पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि हाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो और भेजो और भेजो और भेजो। नीचे से नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि बस अब हमें जरूरत नहीं है, तो हाइपोथैलेमस जो भी भेज रहा था उसको रोक देगा। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा बेटा आपका ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है, JGA है बेटा, यहां पर कुछ परासरण ग्राहियां होती हैं, हमने कल बताया था। परासरण ग्राहियां यानी कि ऑस्मोरिसेप्टर्स। ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स सिर्फ रिसेप्टर समझते हो, ग्राही, जो सिर्फ ये रिसीव करने के लिए बैठे कि अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है क्या। वो उनका काम सिर्फ ये है। वो आपकी पड़ोस की आंटियों की तरह हैं जो दिन भर बालकनी में लटकी रहती हैं और आप पर नजर, अच्छा घर से बाहर निकल रहे हैं, लड़के आए हैं मिलने के लिए, ओह एक लड़की भी आई है। जैसी लड़की आई तुरंत बता दिया चार लोगों को, अरे लड़की आई मिलने पड़ोस के लड़के से, अरे लड़की आई गोलू से मिलने, अरे लड़की आई गोलू से मिलने। लड़के से मिलने, गोलू से मिलने, चार लड़के आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो बालकनी में लटकी देख रही हैं। लेकिन जैसे ही एक लड़की आई उन्होंने तुरंत हंगामा मचा, अरे अरे गोलू से मिलने लड़की आई, अरे गोलू से मिलने लड़की आई। ठीक है ना। ये ऑस्मोरिसेप्टर्स आप ऐसे समझ लो आपकी पड़ोस की आंटियों की तरह जो दिन भर बस बालकनी में लटकी रहती हैं। ठीक है ना, हाँ जासूस आप समझ सकते हैं। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स का काम क्या है, ये सिर्फ रिसीव करते हैं। अच्छा प्रेशर कम हो रहा है क्या, ओ ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, ओ ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। इनका काम सिर्फ रिसीव करना है, रिसेप्टर्स है ना, तो इनका काम सिर्फ ग्राही रिसीव करना है कि हो क्या रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। यहां तक सबको समझ में आया नहीं। अब होता क्या है बेटा, देखो अब क्या होता है, जैसे ही आप मुझे जल्दी से बताइए, मेरा क्वेश्चन है GFR कितना होता है, जल्दी बता दो बेटा। सौरभ, लेसी सेल, मिसेंजियल सेल्स, फोल्किसन सेल सब एक है, जल्दी बताइए। नॉर्मल GFR कितना होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छीय निस्यंदन दर सामान्य कितना होता है, जल्दी बताइए। मैम हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। हाँ तो दिशा तुम भी यही करते होगे, मैं क्या बोलूं। 125 ml प्रति मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि सामान्य GFR कितना होता है, सामान्य GFR होता है 125 ml प्रति मिनट, या आप इसके हिसाब से इसको 180 लीटर प्रतिदिन भी बोल सकते हो। पर बेटा जब हम GFR की बात करते हैं तो हम प्रति मिनट की बात करते हैं, जिसके हिसाब से 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, जैसे ही जो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं बेटा, ये आपकी जो परासरण ग्राहियां हैं, ठीक है हम इनको ऐसे दिखाते हैं, जो आपकी परासरण ग्राहियां हैं। अभी इसको आप मत लिखिएगा क्योंकि मैं पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगी और आप अभी लिख लोगे फिर आपका गलत हो जाएगा, तो मैं फ्लो चार्ट बना रही हूं। अभी आप पहले इसको समझ लें। थोड़ी देर के लिए मैं बेटा चैट ऑफ करूंगी ताकि आपका पूरा फोकस यहाँ रह सके। जैसे ही परासरण ग्राहियों ने देखा कि अच्छा GFR कम हो गया है, जो निस्यंद आपका प्रति मिनट 125 ml बन रहा था, कम बन रहा है क्या, 120 ही बन रहा है, 115 ही बन रहा है, 90 ही बन रहा है। तो GFR कम होने का एक कारण हो सकता है कि हो सकता है आपका रक्तदाब कम हो सकता है रक्त का आयतन कम हो। तो जैसे ही इन तीन में से कुछ भी होगा, कुछ एक भी बदलेगा तो बाकी दो भी बदलेंगे। रक्त का आयतन कम होगा, रक्तदाब कम होगा, GFR कम होगा, रक्तदाब कम होगा, GFR कम होगा। ठीक है ना। ये तीन कंडीशंस जैसे ही परासरण ग्राहियां आपकी भापती हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया है क्या, ये तुरंत जाकर के आपकी JG सेल्स को मैसेज भेजती है। ठीक है, ये परासरण ग्राहियां तुरंत जाकर के मैसेज भेजती हैं आपकी JG कोशिकाओं को। जो आपकी JG सेल्स हैं बेटा, ये तुरंत जाकर के JG कोशिकाओं को बताती हैं कि सतर्क हो जाओ, GFR कम हो गया है। तो JG कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे ही उसे परासरण ग्राहियों से मैसेज मिलता है कि GFR कम हो गया भाई साहब,
जेजी कोशिकाएं बिना देरी किए एक केमिकल निकालती हैं जिनको हम बोलते हैं रेनिन। ठीक है, जेजी कोशिकाएं तुरंत क्या करती हैं बेटा, एक केमिकल निकालती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं, रेनिन। ठीक है, किसने निकाला, जेजी सेल्स ने। ये रेनिन क्या करती हैं, आपकी बॉडी के पास एक बहुत बड़ा सा ग्लैंड है जिसका नाम है लिवर। आप सबको पता है हमारी बॉडी के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है लिवर, और ये सबसे बड़ा ग्रंथि है आपके शरीर का। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर है। यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो आपके लिवर से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। क्या नाम है इसका, एंजियोटेंसिनोजेन। क्या नाम है इसका, एंजियोटेंसिनोजेन। ये हमेशा आपके ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, लिवर इस एंजियोटेंसिनोजेन को बना के रखता है और ब्लड में छोड़ देता है। एंजियोटेंसिनोजेन एक निष्क्रिय केमिकल है। ठीक है, ये इनएक्टिव फेज में पड़ा हुआ है। जैसे ही जेजी सेल से रेनिन आता है, ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजेन को रक्त में ही, ठीक है, रक्त में रेनिन की उपस्थिति में, रेनिन को हम थोड़ा और आगे कर देते हैं, रक्त में रेनिन की उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में रक्त में इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये ब्लड में है ना, अब ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो जब बेटा ये सर्कुलेट होते होते पहुंचता है आपके लंग्स में, कहाँ पहुंचता है, आपके फेफड़ों में, तो आपके लंग्स में एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम है बेटा इसका, यू सिट हियर प्लीज एंड फिनिश एंड डोंट स्पिल, ओके, फैलाना नहीं। तो आपके फेफड़ों में बेटा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाम है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला, जो एंजियोटेंसिन को बदलने वाला है। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में। यहां तक समझ में आया या नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए। ठीक है, उपेंद्र 180 लीटर प्रति मिनट नहीं होता है बेटा, 180 लीटर प्रति दिन होता है। 1 मिनट में आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 मिलीलीटर होता है, 1 दिन में 180 लीटर होता है। यहां तक सबको समझ में आया। मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है बेटा, ये जो परासरण ग्राहियां हैं, ये परासरण ग्राहियां इस चीज को फील करती हैं कि परासरण दाब में कोई अंतर आया क्या, और जैसे ही परासरण दाब में कोई अंतर आता है तो जीएफआर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो या ब्लड वॉल्यूम कम होता है, रक्त का आयतन कम होता है, रक्त का दाब कम हो जाता है, तो जीएफआर कम हो जाता है। ये परासरण ग्राहियां तुरंत भाप लेती हैं जीएफआर के कम होते ही, और जैसे ही बेटा जीएफआर कम होता है, ये परासरण ग्राहियां जेजी कोशिकाओं को मैसेज भेजती हैं कि सुनो सुनो जीएफआर कम हो गया है। जेजी कोशिकाएं तुरंत एक केमिकल निकालती हैं जिसका नाम है रेनिन। ठीक है,
जेजी कोशिकाओं से तुरंत एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, आपके रक्त में एक केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन आपके यकृत से आया है और ये हमेशा रक्त में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में। जैसे ही बेटा ये रेनिन आता है, ये रेनिन ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में ही एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में घूमते घूमते आपके लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नाम ही है ऐसा एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला है। कन्वर्ट मतलब कि बदलने वाला है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फेफड़ों में एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, देखो ये एंजियोटेंसिन 2 सबसे पहले तो इसका नाम है एंजियोटेंसिन। एंजियो मतलब रक्तवाहिनियां, टेंसिन मतलब उनको टेंशन दे देता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला काम क्या है बेटा, ये रक्तवाहिनियों का संकुचन करा देता है। ये क्या करा देता है, रक्तवाहिनी संकुचन करा देता है। रक्तवाहिनी संकुचन यानी कि ये एक तरीके से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। क्या करा देता है, ये वाहिनी संकुचन यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। यह सदीबा लंग्स में एंजाइम होते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा ये क्या करता है, ये आपके अधिवृक्क ग्रंथि यानी आपके एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर, इसीलिए इसको अधिवृक्क बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। यहां से एक हार्मोन निकलवाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकलवाता है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और तीसरा बेटा ये आपके हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेजता है कि भाई साहब थोड़ी मदद कर दो, रक्त का दाब कम हो गया है, रक्त का आयतन कम हो गया है, जीएफआर कम हो गया है। तो हाइपोथैलेमस पश्च पीयूष ग्रंथि से यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन भेजती है जिसे हम वैसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रल हार्मोन कहते हैं, ADH, प्रतिमूत्रल हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ये सब किसने कराया, ये सब कराया आपके एंजियोटेंसिन 2 ने। किसने कराया बेटा ये सब कराया आपके एंजियोटेंसिन 2 ने। क्या कराया इसने, सबसे पहले तो एंजियो को टेंशन दे दिया। एंजियो मतलब रक्तवाहिनियों का संकुचन करा दिया। जैसे ही रक्तवाहिनी का संकुचन होगा तो क्या होगा बेटा, रक्तवाहिनी का संकुचन होते ही रक्तदाब बढ़ जाएगा। रक्तदाब बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। यहाँ कम हुआ था ना, इसी को तो बढ़ाना था, बढ़ गया। समझ में आया, अब लिख सकते हैं दीक्षा। एल्डोस्टेरॉन ने क्या कराया है, याद करिए हमने कल पढ़ा था, कल नहीं परसों पढ़ा था कि डीसीटी पार्ट में जो दूरस्थ संबलित नलिका है वहां पर परिस्थिति अनुसार पुनः अवशोषण होता है और वो परिस्थिति अनुसार पुनः अवशोषण हार्मोन के देखरेख में होता है। कौन कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन और ADH। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है बेटा, ये डीसीटी भाग में सोडियम आयन का पुनः अवशोषण कराता है। जब डीसीटी भाग में सोडियम आयन का पुनः अवशोषण होगा तो सोडियम के पीछे पीछे पानी भी आता है, इसकी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। तो सोडियम आयन व जल दोनों का ऐसे लिख लेते, रुको एक मिनट रुको, सोडियम आयन कौन आ गया भाई, व जल का, एक मिनट बेटा अप्रूवल और दो, जल का पुनः अवशोषण होता है। जब सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण होगा तो बेटा जल कहाँ आएगा, पुनः अवशोषित होकर रक्त में आएगा। तो एक तरीके से रक्त का आयतन बढ़ेगा,
रक्त का आयतन बढ़ेगा तो रक्त का दाब बढ़ेगा, और रक्त का दाब बढ़ेगा तो गुच्छीय निस्यंदन दर भी बढ़ेगी। हाँ या नहीं? ठीक है। तीसरे केस में प्रतिमूत्रल हार्मोन वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन लिखना है रजनीकांत, वैसोप्रेसिन मतलब वेसल्स को प्रेस करना, और प्रतिमूत्रल हार्मोन जो कि जल का पुनः अवशोषण कराएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये भी वाहिनी संकुचन करेंगे। क्या करेंगे? वाहिनी का संकुचन करेंगे और जल का पुनः अवशोषण करेंगे। ठीक है। और जब वाहिनी संकुचन होगा, जल का पुनः अवशोषण होगा, तो भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर भी रक्त आयतन बढ़ेगा, रक्त दाब बढ़ेगा और आपका जीएफआर बढ़ेगा। इस पूरी क्रिया को बेटा हम रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं रास। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन तंत्र कहते हैं। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैडम बीवी क्या होता है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ बेटा आपको। बीवी का मतलब है ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। बीवी मतलब है बेटा रक्त का आयतन। ठीक है, रक्त आयतन। बीपी मतलब आपको पता ही है रक्त दाब। ठीक है, ये आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? लिखो अब रंजना, अब आप लोग लिख सकते हैं। यस, जल्दी से लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। लिख लो जल्दी से। हो जाए तो बता देना। मैम पेन की थिकनेस बढ़ा लीजिए प्लीज। अलशिफा, यार इससे ज्यादा थिक लिखती तो फिर एक साइड में आ ही नहीं पाता। आप खुद भी सोचो ना बेटा, इतना थिन किया है तब तो, वैसे इतना थिन भी नहीं है, इतनी थिकनेस तो मैं सारे बैचेस में रखती हूँ, इससे कम भी रखती हूँ। लिख लो लिख लो। हो गया? कम ही है रहीमा। चलिए डन। थिकनेस इज ओके। मतलब बात इतनी सी है कि इससे कम थिकनेस रखती तो फिर एक स्लाइड में पूरा आ ही नहीं पाता। थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ठीक है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो इतना हम कर सकते हैं। उफ। मैम एक बच्चा बोल रहा है मैम प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज ओनली इन केस ऑफ गैसेस बेटा। आप यहाँ पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, मैं समझ सकती हूँ। तो मैं आपको ये भी बता दूं बेटा
कि बॉयल्स और चार्ल्स लॉ जो दिए गए थे वो गैसेस के रेफरेंस में दिए गए थे, लिक्विड के रेफरेंस में नहीं दिए गए थे। समझे या नहीं? मैम सरप्राइज इसी सैटरडे को ला रही हूँ यार। यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, चलो। और हाँ, एक चीज मुझे और बतानी थी, वो जो आपका AIR बैच के लिए टेस्ट था वो 5 अक्टूबर के लिए कर दिया गया है, ठीक है ना? हाँ, ANF पे भी आ रहे हैं हर्ष पाठक। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। इंग्लिश नहीं आती है बेटा, सिखा दूंगी ना थोड़ा थोड़ा। जूलॉजी का तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि MBBS में ये तो पढ़ना ही है। तो हमने एक चीज क्या देखी, हमने ये देखी कि GFR ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कुछ भी मतलब अल्टीमेटली GFR अगर कम हुआ तो आपकी तुरंत प्रासरण ग्राहियां सतर्क हो गई। इन्होंने जेजी सेल्स को बोला कि GFR कम हो रहा है, जेजी सेल्स ने तुरंत रेनिन नाम का एक हार्मोन निकाला। इस रेनिन ने तुरंत रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 तुरंत जाकर के आपके फेफड़ों में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया और एंजियोटेंसिन 2 ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, अधिवृक्क ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन निकाल दिया, उसने आपका हाइपोथैलेमस से बोल के पश्चपीयूष ग्रंथि से आपका ADH वेसोप्रेसिन भी निकाल दिया। हर तरह से बेटा इसने कोशिश कर दी कि मैं कैसे भी रक्त का आयतन, रक्त दाब और GFR बढ़ा दूं। इसको हमने बोल दिया बेटा रास रचा दिया। जैसे ही ये तीनों कम हुए, जेजी सेल्स को जैसे ही पता लगा, इसने तुरंत जाके रास रचा दिया। रेनिन निकला आपके जेजी सेल्स से, एंजियोटेंसिन निकला आपके जो लिवर से एंजियोटेंसिनोजन आया था उसको कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन बनाया, और एल्डोस्टेरोन आया आपकी अधिवृक्क ग्रंथि से, तुरंत रास रचा दिया गया। और रास रचाते ही बेटा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, GFR बढ़ गया। हर तरीके से हमने कोशिश की कि जो अपना GFR घटा हुआ है उसको कैसे भी नॉर्मल किया जाए, और उसको बढ़ाने के चक्कर में अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रक्त का पुनः अवशोषण होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रक्त का आयतन बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से GFR भी बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब। अब कोई इसको कंट्रोल तो करो, वरना पहले तो ब्लड लो होने की वजह से, BP लो होने की वजह से मर रहा था इंसान। अब लो हमने बचाने की कोशिश की तो हमने उसको हाई कर दिया, हाई कर दिया, हाई कर दिया, इतना हाई हो गया कि चल बसा, ठीक है ना? तो यहां पर बेटा इसको कंट्रोल करने के लिए अब ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा आप मुझे बताइए। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये किसके पास जाकर के सिग्नल देगा? अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, तो बेटा इतने प्रेशर से ब्लड आपके हार्ट में जाएगा, ठीक है? और याद करिए हार्ट में भी, हृदय में भी, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आप मुझे बताइए हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है? कौन सा ऐसा कोष्ठ है जो पूरे शरीर से ऑक्सीजनित रक्त को रिसीव करता है? जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आपके हार्ट का ऐसा चैम्बर है जो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? GFR का फुल फॉर्म पूछ रही है प्रिया। बेटा आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते हो क्या? मतलब पिछला नहीं पढ़ा है आपने? GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छीय निस्यंदन दर। हाँ, हार्ट का एट्रिया, ठीक है, आलिंदों के, पर एट्रिया में भी कौन सा एट्रिया? राइट एट्रिया या लेफ्ट एट्रिया? हाँ, राइट एट्रिया, यस। तो हृदय के बेटा ये कहाँ पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे दाएं आलिंद में। ये बढ़ा हुआ रक्तदाब कहाँ पहुंचेगा? आपके दाएं आलिंद में। तो हृदय के दाएं आलिंद की भित्ति से हार्ट क्या फील करेगा? अच्छा, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है क्या? तो हार्ट के दाएं आलिंद की भित्ति से तुरंत एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है ANF। इसको हम बोलते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक, मैडम बड़ा बड़ा लिखो, थिकनेस बढ़ा दो, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। हिंदी में इसको हम बोलेंगे एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक। एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक। और ये ANF क्या करेगा बेटा? ये वाहिनी को फैला देगा। ये वाहिनी शिथिलक है, ये वाहिनी को, रक्त वाहिनी को फैला देगा। ये वैसो डायलेटर है।
जिस रक्तवाहिनी का संकुचन किया करवाया था आपके रेनिन ने या एंजियोटेंसिन ने, उस रक्तवाहिनी का जो संकुचन करवाया था ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, ये रक्तवाहिनी को फैला देगा। रक्तवाहिनी फैलेगा तो बीपी आपका घट जाएगा। और कितना घटेगा? आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बीपी आपका सामान्य हो जाएगा। जो बढ़ा हुआ बीपी था उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा, लो नहीं किया जाएगा। समझे या नहीं? तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका हार्ट जिससे निकलने वाला एएनएफ है, ये आप यहाँ पे स्टार बना के लिख सकते हैं, हृदय से निकलने वाला एएनएफ, हृदय भित्ति से निकलने वाला एएनएफ रास को चेक करता है। चेक करना मतलब उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। अगर एएनएफ नहीं आएगा बेटा तो रास अपनी मनमानी करेगा। मनमानी क्या करेगा? वो तो एक तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा। तो उसको रोकने के लिए बेटा एएनएफ आता है। एक बच्चा पूछ रहा है मैडम हार्ट अटैक क्यों आता है? मेरा बच्चा पिछला चैप्टर जाकर के देख लो, हमने लास्ट मंडे को ही खत्म किया है। ठीक है, तो आप डेट जानना चाहें तो 8 सितंबर को बेटा हमने शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण खत्म किया है। आप 8 सितंबर का लेक्चर खोलिए, लास्ट में हमने ये सब पढ़ाया है। ठीक है, मैं पानी पी लूं जब तक। रहीमा खान लिख रही है मैडम कितने हार्मोन है याद ही नहीं होते। बेटा ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जब हम अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, हार्मोन्स की असली पिक्चर तो वहां आएगी। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। सबको क्लियर हो गया? मैम व्हाट इज रास? मोनिका अभी तो बताया बेटा मैंने रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसमें रेनिन निकल रहा है जेजी कोशिकाओं से, एंजियोटेंसिन जिनको कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है, ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन निकलवा रहा है, और ये एल्डोस्टेरॉन और बाकी के सब सिस्टम, मतलब बाकी की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब मिल करके बेटा जीएफआर को बढ़ा रहे हैं। कितना सिंपल है। एक एडिशनल चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। मैंने आपको बताया कि जब डीसीटी, ये आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे एल्डोस्टेरॉन आएगा, कौन आएगा? एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा बेटा? ये डीसीटी पार्ट से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या करेगा बेटा? ये सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं उस बच्चे के लिए भी दे रही हूँ जिस बच्चे ने कल पूछा था कि मैम अगर हम फिल्टर्ड वाटर पीते हैं तो ज्यादा यूरिन क्यों आता है। ठीक है, और तब भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उस बच्चे ने, और इसका मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कल कर पाऊंगी या इस टॉपिक के साथ कर पाऊंगी। तो हमने क्या बोला बेटा कि जो एल्डोस्टेरॉन आया, इसने क्या किया? इसने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराया। अच्छा, सोडियम आयन का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ये सोडियम आयन कहाँ जाएगा? ये सोडियम आयन डीसीटी से निकल करके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा, परिनलिकीय केशिकाओं में जाएगा, एक तरीके से आपकी रक्तवाहिनियों में जा रहा है ये। ठीक है, अगर बेटा ये सोडियम आपके ब्लड में जा रहा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? मुझे ये बता दो आप बस। अगर ये सोडियम निकल करके आपके कैपिलरीज में जा रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड की परासरणता बढ़ रही है या कम हो रही है? इतना मुझे बता दो। हाँ जी, ब्लड आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, हाँ या नहीं? ब्लड कैसा हो रहा है? ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है मतलब ब्लड की परासरणता बढ़ रही है। बिल्कुल सही है शिवम, ब्लड की परासरणता बढ़ रही है। सबको क्लियर है? ठीक है, हमारे पास एल्बुमिन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन है।
जिसका सीधा सा कंसेप्ट या सीधा सा काम सिर्फ इतना है कि मुझे रक्त की परासरणता को बनाए रखना है, 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। तो जब बेटा एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा बेटा, तो साथ ही साथ क्लोराइड आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, NaCl रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ब्लड की परासरणता को बनाए रखने के लिए, ब्लड की परासरणता बढ़ रही है तो उसको बनाए रखने के लिए ये साथ में पानी भी खींचेगा। क्या खींचेगा? ये साथ में पानी भी खींचेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो पानी पीछे पीछे जाएगा, पानी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि अगर सोडियम आयन ब्लड में आ रहा है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो उस ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल करने के लिए आपको पानी भी खींचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सोडियम आयन बेटा यहां जाएगा तो आपके डीसीटी में एक तरीके से पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो पानी खुद ब खुद अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चला जाएगा कि नहीं भैया मैं खुद ही आ रहा हूं, ठीक है। अब जब सोडियम ही यहाँ नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा रह के, तो जैसे ही पानी देखेगा कि सोडियम आयन यहाँ से निकल रहा है तो आपके डीसीटी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और डिफ्यूजन क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ खुद ब खुद चला जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो एल्डोस्टेरॉन क्या कराएगा बेटा, ये सोडियम आयन के साथ साथ जल का पुनः अवशोषण कराता है। समझे या नहीं? ये सोडियम आयन के साथ साथ जल का पुनः अवशोषण कराता है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अच्छा, अब अंदर सोडियम आयन चला गया है, तो सोडियम आयन अंदर अगर बहुत ज्यादा चला गया है तो बदले में कोई तो पॉजिटिव आयन निकालना पड़ेगा, तो बदले में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से पोटेशियम आयन निकाल दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से इस डायग्राम को समझा देती हूँ, ठीक है। एक तरफ हम बना देते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, एक तरफ हम बना देते हैं आपका डीसीटी। ये आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो गई, ठीक है। ये आपका डीसीटी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डीसीटी और ये आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो मैंने क्या बोला, एल्डोस्टेरॉन अगर आया है तो एल्डोस्टेरॉन जल का पुनः अवशोषण, सॉरी NaCl का पुनः अवशोषण कराएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो पानी खुद ब खुद अपने आप चला जाएगा, पानी खुद ब खुद चला जाएगा डिफ्यूजन से, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होगा, पानी अपने आप ब्लड में चला जाएगा ताकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, ठीक है। जब पानी अंदर जा रहा है, NaCl अंदर जा रहा है, तो सोडियम आयन अंदर जाएगा, तो बदले में पोटेशियम आयन को डीसीटी में भेज दिया जाएगा कि तुम यूरिन के साथ निकल जाओ। हमने ऑलरेडी सोडियम आयन को बहुत बढ़ा लिया है, ऑलरेडी पॉजिटिव आयन इतना बढ़ गया है, तो बदले में एक पॉजिटिव आयन को बाहर भेज दिया जाता है कि तुम निकल जाओ, ठीक है। समझे या नहीं? तो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर पियोगे, ठीक है, अगर आप डिस्टिल्ड बोल रहे हो, सॉरी, अगर आप कौन सा पानी बोला था उसने, फिल्टर्ड पानी पियोगे, है ना, फिल्टर वाटर पियोगे, तो फिल्टर वाटर में बेटा आप NaCl वगैरह कम ले रहे हो। अगर आयंस आप कम ले रहे हो तो आपके ब्लड में एक तरीके से पानी बहुत ज्यादा आ गया है, तो उस पानी को, आपके ब्लड में इतने आयंस नहीं है, तो ऑस्मोलैरिटी, अगर पानी ज्यादा आ गया है, ब्लड में आयंस नहीं है, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी घट रही है, और उस घटी हुई ऑस्मोलैरिटी को सामान्य 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूरिन में पानी को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो कल जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैंने कहा था आज आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको नियमन वाला टॉपिक समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये बनाना नहीं है बेटा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी, ये हम पैराग्राफ कल पढ़ चुके थे। एनसीईआरटी कहती है बेटा कि शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय हो जाते हैं। ये तुरंत मोहल्ले की आंटी की तरह बैठे रहते हैं। डीसीटी का फुल फॉर्म मोहिनी मैं नहीं बता सकती, मुझे आता ही नहीं है, आई एम सो सॉरी, मेरे को तो पता ही नहीं है डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास
जिसको मूत्रलता या डायूरेसिस कहते हैं, इन ग्राहियों को सक्रिय कर देता है, जिससे हाइपोथैलेमस एडीएच निकालता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच या वैसोप्रेसिन का स्राव कराता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। तो अगर बहुत ज्यादा यूरिन आप निकाल रहे हो, जिसको हम डायूरेसिस बोलते हैं, डायूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा यूरिन निकलना, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा यूरिन निकालते हो, डायूरेसिस की कंडीशन बन गई है बेटा, तो आपके हाइपोथैलेमस से पश्चपीयूष ग्रंथि के द्वारा, जिसको हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला, इसके द्वारा बेटा वैसोप्रेसिन या एडीएच का स्राव होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में, एडीएच क्या करता है बेटा, डीसीटी भाग में जल का पुनः अवशोषण करवाता है। एडीएच क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक है, डायूरेसिस को रोकता है, प्रतिमूत्रल हार्मोन है, मूत्रता को रोकता है। समझ रहे हो या नहीं, मूत्र मतलब पानी निकलना, ये पानी को रोकता है बॉडी में, ये पानी का पुनः अवशोषण करा देता है, तो पानी बॉडी में रुक जाता है। ठीक है। तो एडीएच क्या कराता है, अंतिम भाग यानी कि एक तरीके से आप यहाँ पे बोल दो डीसीटी में, ठीक है, जल का पुनः अवशोषण करवाता है और मूत्रलता को रोकता है, जिससे कि बहुत ज्यादा पानी बॉडी से बाहर ना निकल जाए। ठीक है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि, अगर बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्लड का, तो परासरण ग्राहियां निष्क्रिय हो जाएंगी। ठीक है। तो ये परासरण ग्राहियां कब सक्रिय होती हैं, जब आयतन घट जाता है, रक्त का आयतन जब घट जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये ग्राहियां सक्रिय हो जाती हैं। ये हाइपोथैलेमस को बोलती हैं, देखो देखो ब्लड वॉल्यूम अपना कम हो गया है। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, हाइपोथैलेमस ने तुरंत आपका निकाल दिया एडीएच या वैसोप्रेसिन, जिसने डीसीटी भाग से पुनः अवशोषण करवाया, और उसके बाद जैसे ही रक्त आयतन बढ़ा, इसने हाइपोथैलेमस को बोल दिया कि बस नॉट नीडेड। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने एडीएच के स्राव को रोक दिया। इसी को तो हमने कहा था फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक जाएगा, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, आंदो 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 आएगा, निगेटिव फीडबैक जाएगा बस अब जरूरत नहीं है, ब्लड वॉल्यूम हो गया सामान्य, वैसे ही आना रुक जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्राव का विरोध करती है। पुनर्भरण यानी कि फीडबैक, तो फीडबैक पूरा हो गया। ठीक है। पुनर्भरण मतलब कि फीडबैक, फीडबैक के हिसाब से ये चलता है। आगे, एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करता है। तो एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। ठीक है। एडीएच को हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। वैसो को प्रेस करना, ब्लड वेसल्स को प्रेस करना, यानी कि वाहिनी संकुचन कराना। ठीक है। और दूसरा बेटा इसका नाम क्या है, इसी को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। एंटी मतलब रोकना, डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस को। ठीक है। यानी बहुत ज्यादा यूरिन को बनने से रोकना। तो ये क्या करता है बेटा, ये डीसीटी में जल का पुनः अवशोषण कराता है, जिसकी वजह से डायूरेसिस को ये रोकता है। तो एडीएच और वैसोप्रेसिन एक ही चीज है। वैसोप्रेसिन इसको बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, और एडीएच इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये साथ ही साथ डीसीटी में पानी का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से बेटा ये एक तरीके से मूत्र जो बन रहा था उसको कम कर रहा है। ठीक है। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। आगे बेटा, इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। ठीक है। और रक्तदाब बढ़ जाने से जो गुच्छ में प्रवाह है बेटा वो भी बढ़ जाता है, और जीएफआर भी बढ़ जाता है। समझ में आया। दूसरा बेटा इसने क्या बोला, जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। तो जेजीए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म परफॉर्म करवाता है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, जब आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से गुच्छीय रक्तदाब कम हो जाता है, जीएफआर में गिरावट आ जाती है, इन सब की वजह से आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन को रिलीज करते हैं। रेनिन बेटा रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन है, जिनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, बाद में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 सबसे पहले तो एक वाहिनी संकीर्णक है, नाम ही है इसका एंजियोटेंसिन, यानी कि एंजियो ब्लड वेसल्स को टेंशन यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेटा आपका जीएफआर बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है तो जीएफआर बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है बेटा, ये आपके अधिवृक्क वल्कुट से एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी निकलवाता है। एल्डोस्टेरोन बेटा क्या करता है, दूरस्थ संवलित भाग में सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण कराता है। इसकी वजह से भी बेटा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर बढ़ जाता है। तो इस पूरी मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन
क्रियाविधि बोला है। एक्चुअल में इसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन क्रियाविधि बोलते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन भी आ रहा है। ठीक है, हृदय के आलिंद में जब इतना हाई प्रेशर वाला ब्लड पहुंचता है बेटा, तो हृदय के आलिंद की भित्ति से निकलता है एएनएफ, जो बेटा वाहिनी विस्फारण कराता है, यानी वैसोडाइलेशन कराता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। रक्तदाब कम मतलब कितना कम? रक्तदाब सामान्य हो जाता है, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से एएनएफ बेटा इस पूरे मैकेनिज्म में नियंत्रक का काम करता है कि बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर या जीएफआर बढ़ ना जाए, तो ये इसको कंट्रोल करता है। यू फिनिश्ड? फिनिश दोस पीनट्स ऑल्सो। डन? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसी के साथ बेटा आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका मूत्रण, जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। होता क्या है मूत्रण? तो जो मूत्र बनाए बेटा, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, राधिका बोल रही है मैडम रेनिन क्या होता है? यार रेनिन किसे कहते हैं भाई? रेनिन एक हार्मोन है जो जेजी कोशिकाएं निकाल रही हैं। कितनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है बेटा? एक पोल करवा लेती हूँ, कितने बच्चों को पिछला टॉपिक समझ में आया? कल कोई क्लास ऑफ नहीं है निगम? कल क्लास क्यों ऑफ है? ऑफ है क्या? कल क्या है भाई? एक मिनट, मेरे को तो नहीं पता है ऐसा कुछ। अभी पता करा लेते हैं यार, रुक जाओ। कल क्या है? तो छुट्टियां भी मुझे बच्चों से पता लग रही हैं। तब तक तुम लोग पोल का आंसर करो। कल मेरी अर्जुना 2.0 में क्लास है, तो उसके प्लानर से पता लगेगा कि मेरी क्लास कल है या नहीं है। नहीं भी होती तो मैं तो लगवा ही लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 सितंबर, 11, 12, 17, 18, कोई छुट्टी नहीं है, कल सारी क्लास है। चलिए, केवल 89% बच्चों को समझ में आया है भाई। बाकियों का क्या है? पढ़ने वढ़ने नहीं आए हो क्या? पंचायती करने आए पीएम मोदी जी? अब पीएम मोदी जी जैसे जो बच्चे हैं जिनको नहीं यहाँ पे रिप्लाई करना है, मतलब पढ़ाई नहीं करनी है, जो सबको सिर्फ यहाँ पर सुनाने आए हैं, किसी से भजन सुनने आए हैं, किसी को भजन सुनाने आए हैं, तो बेटा वो बच्चे आए होप कि 11% में आते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है? आयुष पगला पगला गए हो क्या तुम लोग? मैंने नेफ्रॉन के डायग्राम में नहीं बताया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है? इफरेंट आर्टीरियोल जो है अपवाही धमनिका, उसकी शाखाएं जो कि पीसीटी डीसीटी को चारों तरफ घेरी रहती हैं, उसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की शाखा जो कि हेनले लूप को चारों तरफ से घेरी रहती है, उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं भाई साहब। चलिए, मिक्चुरेशन की अगर हम बात करें तो होता क्या है मिक्चुरेशन? मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को मूत्रण कहते हैं। तो ये जो आप बोलते हैं ना मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, तो मे आई गो टू टॉयलेट मतलब आप मिक्चुरेशन करने जा रहे हैं, समझे या नहीं? तो मूत्र को बाहर निकालना है मूत्रण, मिक्चुरेशन। मल को बाहर निकालना है डेफिकेशन, तो डेफिकेशन इज मल त्याग, मिक्चुरेशन इज मूत्र त्याग। ठीक है ना? चलिए, अब मूत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, मूत्र यूरिन हल्का पीला। क्यों होता है हल्का पीला? क्योंकि बेटा इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूरोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, हल्का अम्लीय, एसिडिक होता है, स्लाइट एसिडिक होता है। पीएच होता है बेटा इसका 6। इसके अंदर बेटा यूरिया होता है। हम प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन निकालते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बेटा 1 से 1.5 लीटर मूत्र हम प्रतिदिन निकालते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बेटा हम जल का त्याग करते हैं और हम कुछ आयंस का, जैसे पोटेशियम आयन हो गया आपका, ठीक है, बाई का आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया आदि, ठीक है। ये कुछ हम आयंस का भी त्याग इसके द्वारा करते हैं। यस, I fixed them all in a corner because it was taking too much of space. Okay, looking clean now? ठीक है, तो ये आपके मूत्र की विशेषता हो गई। हल्का अम्लीय क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, उसके कारण बेटा जो मूत्र होता है वो हल्का सा अम्लीय यानी कि स्लाइट एसिडिक होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आगे बेटा। ये है आपका ब्लैडर, आपका ब्लैडर। ओके, ठीक है, ये है आपका ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय, और ये है आपका बेटा यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, ठीक है। इसमें आता है बेटा मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये जो पेशियां हैं बेटा, ये आपका हो गया क्या, मूत्राशय, जिसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट? यस। और इसमें बेटा आपकी डेट्रूसर पेशियां होती हैं, डेट्रूसर पेशियां, जिसे हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स, ठीक है। ये अवरोधनी हो गई आपकी, ये आंतरिक अवरोधनी, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। डोंट टच, इसे हम बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। इसको हम बोलेंगे बाह्य अवरोधनी या एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये पूरा क्या हो गया बेटा, मूत्र मार्ग, यानी कि वेट वेट वेट, यूरेथ्रा। ये क्या हो गई बेटा, यूरेटर्स, यानी कि वेट वेट आई एम कमिंग, मूत्रवाहिनी। इस पूरी डेट्रूसर मसल की जो वॉल है, यहाँ पर आपकी संक्रमण उपकला पाई जाती है, आपको पता ही है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर कुछ ग्राही पाए जाते हैं, कुछ आंटियां यहाँ पर भी हैं जो ताक रही हैं तुम्हें, और इनको बेटा हम बोलते हैं स्ट्रेच, खिंचावग्राही। वेट बेटा, खिंचावग्राही यानी कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्या बोलते हैं इनको हम, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जल्दी से बेटा इसको
लिख लीजिए, मतलब बना लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। लेट मी रिमूव। लीव। Hold this. Call me once you're done. Yes. ये समझ में आया या नहीं? कितना? 5534। नो वन बेटा, नो वन। डन। सबको समझ में आ गया चित्र? अब बढ़ते हैं आगे। होता क्या है बेटा, ये जो आपका मूत्राशय है, ठीक है, इस मूत्राशय की कैपेसिटी होती है 800 से, या यूं कह लो 800 मिलीलीटर से 1 लीटर तक मूत्र को ये अपने अंदर संग्रहित कर सकते हैं। कितना? 800 मिलीलीटर से लेकर के 1 लीटर तक का यूरिन ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। कौन? आपका ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय। लेकिन ये 800 ml इकट्ठा होने का वेट नहीं करता है। जैसे ही आपके ब्लैडर में लगभग 300-400 ml यूरिन स्टोर होता है, जैसे ही आपके ब्लैडर में लगभग 300 से 400 ml यूरिन स्टोर होता है, या आप आधा लीटर बोल दो, वैसे तो आधा लीटर नहीं होता है, 300-400 ml ही होता है, ठीक है। वैसे ही जो आपका ब्लैडर है, इसकी वॉल में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो खींचने लग जाएंगे। क्यों खींचने लग जाएंगे बेटा? क्योंकि नॉर्मली ये जो ब्लैडर है बेटा, ये ब्लैडर इस अवस्था में रहता है, संकुचित अवस्था में, ठीक है। हाँ, राम निवास भेजेंगे बेटा पापा, ठीक है ना। तो जनरली बेटा अगर हम बात करें विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था में जो आपका ये ब्लैडर है ये संकुचित अवस्था में रहता है। नो, आई विल नॉट ओपन। ये संकुचित अवस्था में रहता है, यू ओपन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था में क्या होता है बेटा? विश्राम अवस्था में जो ब्लैडर है, यानी कि जो मूत्राशय है, ये संकुचित अवस्था में रहता है। कैसी अवस्था में रहता है? संकुचन अवस्था में। और जो अब मूत्र मार्ग है, या आप इसको मूत्र मार्ग अवरोधनी बोल सकते हैं। नो, आई विल नॉट ओपन। मूत्र मार्ग अवरोधनी जो होती है ये भी संकुचित अवस्था में रहती है। सॉरी, ये शीतलन अवस्था में रहता है, सॉरी, ये शीतलन अवस्था में रहता है। और जो आपका अवरोधनी है वो संकुचित अवस्था में रहता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका ये है अवरोधनी, ये अवरोधनी बेटा आपकी किस अवस्था में है? संकुचित अवस्था में। लेकिन जो आपका मूत्राशय की वॉल है ये शीतलन अवस्था में है, बिल्कुल रिलैक्स्ड पड़ी हुई है, ठीक है। यहां पर 3 आपको छेद दिख रहे हैं, ये तीनों छेद मिलकर के बेटा एक संरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइगोन, जिसमें 2 मूत्रवाहिनी के छिद्र और एक ये मूत्र मार्ग का छिद्र, ठीक है ना। हाँ, दोनों में बेटा रणविजय लगभग सेम ही होता है। अब होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में
आपका मूत्राशय शीतलन अवस्था में है। शीतलन अवस्था में है तो मतलब उसमें आपका शीतलन अवस्था में है, मतलब उसमें क्या होगा, मूत्र बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और अवरोधनी संकुचन अवस्था में है तो मूत्र को बाहर निकलने से रोकेगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं? जो मूत्राशय है वो शीतलन अवस्था में है तो मूत्र बढ़ता जा रहा है, और जो आपकी अवरोधनी है वो संकुचन अवस्था में है जो मूत्र को बाहर निकलने से रोकेगी। यहां तक सबको समझ में आया? 3D देखेंगे इसका है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये खिंचावग्राही फिलहाल मैं यहां बना देती हूँ। ठीक है, ये खिंचावग्राही मैं यहां बना देती हूँ आपकी। ठीक है, होता क्या है बेटा, अब जो मैं बोलूंगी वही मैं लिखूंगी। जैसे जैसे मूत्राशय बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होगा, कितना कितना, लगभग 300 से 400 मिलीलीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा लगभग 300 से 400 ml, तो आपका जो ब्लैडर है वो फैलना शुरू होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन को और इकट्ठा कर ले। तो बेटा क्या होगा, मूत्राशय की भित्ति फैलेगी, मूत्राशय की भित्ति फैलेगी। और क्यों फैलेगी याद करिए, क्योंकि यहाँ पर कौन सी उपकला पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी संक्रमण उपकला है, या इसको हम संक्रमित उपकला भी बोल सकते हैं, आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आप समझ में आ रहा है क्यों उतना डिटेल में हमने टिश्यूज को पढ़ा था? ठीक है, तो जैसे जैसे मूत्राशय की भित्ति फैलेगी तो वहां पर उपस्थित जो खिंचावग्राही है, ठीक है, वहां पर उपस्थित जो खिंचावग्राही हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं बेटा, ये सक्रिय हो जाएंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एकदम सतर्क हो जाएंगे, एकदम सक्रिय हो जाएंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाएंगे। और जैसे ही बेटा ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स सतर्क होंगे, ओहो खींचने का समय आ गया है, मतलब भर गया है, खाली करो, तो बेटा ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एक मैसेज को आपके ब्रेन तक भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये आवेग को ऐसे लिखो, खिंचावग्राही क्या करेंगे बेटा, ये आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल मैसेज, मैंने आपको पहले भी बताया है हमारी बॉडी के पास व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फोन करना, ये सारी सुविधाएं नहीं है। हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अगर मैसेज भेजती है वो इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में भेजती है। ठीक है ना, तो खिंचावग्राही आवेग को कहाँ भेजेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजेंगे। ठीक है, जब ये मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ जाएगा कि अच्छा खाली करने का समय आ गया है, तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अच्छा खिंचावग्राही आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी तंत्रिकाओं से भेजेंगे, सेंसरी नर्व से भेजेंगे। ठीक है, ये भी लिखें, संवेदी तंत्रिकाओं से भेजेंगे, सेंसरी नर्व से भेजेंगे। किन से भेजेंगे, ये हैंग हो गया है, क्या हो गया है? हाँ, तो ये भेजेंगे बेटा सेंसरी नर्व से, संवेदी तंत्रिकाओं से भेजेंगे। जब बेटा संवेदी तंत्रिकाओं से मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगा तो सीएनएस से भी मैसेज आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं या चालक तंत्रिकाएं हैं, जिन्हें हम मोटर नर्व्स बोलेंगे या मोटर न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, मोटर नर्व्स,
मोटर नर्व्स के द्वारा आवेग आएगा। आवेग यानी कि ऊपर से भी तो मैसेज आएगा ना। ये हैंग क्यों हो रहा है यार? आवेग आएगा और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या मैसेज भेजेगा? ये बोलेगा खाली करो, यूरिन बाहर निकालो। तो ये प्रेरक तंत्रिकाएं जो हैं ये दो मैसेज लेकर आएंगी। पहला मैसेज, ये आपकी जो मूत्राशय है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की पेशियों का संकुचन कराएंगी। पेशियों का संकुचन कराएंगी। जब नॉर्मल स्टेज में हमने क्या बोला कि मूत्राशय की पेशियां शीतलन अवस्था में पड़ी हैं, लेकिन जैसे ही बेटा यहां से मैसेज आएगा, ये मूत्राशय की पेशियों का संकुचन कराएंगी। मूत्राशय की पेशियां संकुचित होंगी तो बेटा ये आपकी अवरोधनी का शिथिलन कराएंगी। अवरोधनी का शिथिलन कराएंगी। और अवरोधनी का शिथिलन मतलब अवरोधनी का खुलना। इसका संकुचन यानी कि ऊपर से प्रेशर पड़ना। तो मूत्राशय का संकुचन होगा तो यूरिन बाहर निकलने के लिए प्रेशर बनेगा। अवरोधनी का शिथिलन होगा तो अवरोधनी खुल जाएगी। तो इन दोनों की वजह से बेटा क्या होता है? मूत्रण होता है, यानी कि मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अच्छा, अजय अजय लिख रहा है मैम आप फास्ट हो इसलिए वो हैंग कर रहा है, वो आपकी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, ऐसा नहीं भैया, हम स्लो हो जाएंगे, ऐसी क्या दिक्कत है। पहले ये लिख लो फिर मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। लिख लो जल्दी से। समझ में आया नहीं क्या हुआ यहाँ पे? ये लो। गया। नानी का फोन आया। हेलो। इतना स्टाइलिश वे में बोलता है हेलो। इसको इतना शौक है बात करने का फोन पे। मैम सुनो, सुनाओ हर्ष। अब अवरोधनी में भी मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकती हूँ कि आंतरिक अवरोधनी का शिथिलन होता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हैं इसी डायग्राम में, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो होते हैं ये अनैच्छिक होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। लेकिन जो बाहरी स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा ये ऐच्छिक होते हैं, ये तुम्हारी इच्छा अनुसार ही खुलेंगे, ये वॉलेंट्री होते हैं। समझे या नहीं? तो मैंने क्या बोला, आंतरिक जो अवरोधनी है वो शिथिल हो जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बिल्कुल एंड तक लगता है कि अब नहीं, अब बस सुसु निकल ही जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों निकल जाएगा सुसु? क्योंकि आंतरिक अवरोधनी बेटा रिलैक्स हो गई है। आपके सेंट्रल ब्रेन ने बोला निकालो भाई, कितना भरेंगे, 300-400 ml भर गया ना, निकालो। तो इसने अंदर वाली पेशियों का संकुचन कराया, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, आंतरिक अवरोधनी का शिथिलन यानी कि रिलैक्स करवा दिया। तो आपको और प्रेशर जन लगने लग गया कि अब तो बस सूसू निकल गई निकल गई निकल गई, लेकिन फिर भी हम भागते हैं और निकलती नहीं है, क्योंकि बाहर वाली अवरोधनी आपके कंट्रोल में है। जब तक आप उसको रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। हाँ, आपने ऐच्छिक वाला लिखाया हुआ है, वो पहले वाले डायग्राम में लिखाया होगा, है ना? कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग फिर से लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम, कितने बाता या बातें हैं, क्या लिख रही हो बेटा तुम? मैम व्हाट इज यूरोक्रोम? कुंदन, यूरोक्रोम एक वर्णक होता है। जैसे आपके लिवर में 2 वर्णक बनते हैं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, ऐसे ही एक यूरोक्रोम वर्णक भी बनता है। इसी यूरोक्रोम वर्णक की वजह से आपके यूरिन का कलर हल्का सा पीला होता है। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो जैसे ही बेटा आपकी मूत्रवाहिनी से मूत्र आया, किडनी से कहाँ आके इकट्ठा हो रहा है आपके मूत्राशय में, जैसे जैसे मूत्राशय में मूत्र भरता जाएगा, लगभग 300-400 ml मूत्र भरेगा तो आपका मूत्राशय खिंचने लग जाएगा।
अपना आकार बड़ा करेगा, संक्रमित उपकला खिंचने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो खिंचावग्राही है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। ओहो, खींचने की नौबत आ गई है, मतलब खाली करने का समय आ गया है। खिंचावग्राही मैसेज को भेजेंगी सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, की ब्रेन ब्रेन भर गया है, ड्रेन कर दो, ब्रेन ब्रेन ड्रेन कर दो। तो ब्रेन बेटा क्या करेगा, वहां से चालक तंत्रिकाएं भेजेगा। चालक तंत्रिकाएं आपकी क्या करेंगी, जो मूत्राशय है उसकी भित्ति में संकुचन कराएंगी, डेट्रूसम मसल्स में, और बेटा अवरोधनी को ये शिथिल करवाएंगी। तो मूत्राशय का संकुचन होगा, यूरिन को बाहर की तरफ प्रेस किया जाएगा, अवरोधनी शिथिल हो जाएगी, यूरिन आसानी से निकल सकती है। बाहरी अवरोधनी आपके कंट्रोल में है, जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तुरंत यूरिन बाहर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट मूत्रण इज, यही तो आपका है मिक्सचुरेशन। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है बेटा कि वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। तो जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक वॉलेंट्री मैसेज नहीं आएगा तब तक वो वहीं पर संग्रहित रहता है। ठीक है, हिचकी क्यों आती है? तुम लोग, मुझे गूगल समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? ये सब तो तुम लोग गूगल पे जाके भी पूछ सकते हो यार। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज होती है मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। अब हर चीज तुम चाह रहे हो नहीं मैडम ही बता दे, हम गूगल क्यों करें? हम फालतू चीजें गूगल कर लेंगे, लेकिन नहीं, हिचकी मैडम से पूछेंगे क्योंकि मैडम ही हमारी गूगल है। ओ भाई ठीक है, मैं गूगल हूँ, लेकिन जब मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके बीच में तुम मेरा गूगल पंती मत ट्राई किया करो। सुसु इज पर्सनल है। चलो, फिर मूत्राशय में मूत्र बढ़ जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप ये संकेत उत्पन्न होता है। कौन सा संकेत उत्पन्न होता है बेटा? ऊपर जाता है जो, कि भैया खाली करो। मूत्राशय भित्ति में इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। तो मूत्राशय भित्ति से ये आवेग कहाँ पहुंच जाते हैं? आपके सीएनएस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशी यानी आपकी डेट्रूसम मसल्स में संकुचन होता है और मूत्राशय अवरोधनी में शीतलन होता है। ठीक है, और उसके लिए एक मोटर मैसेज आता है। एक जो जाता है वो संवेदी है, जो आ रहा है वो प्रेरक या चालक है। ठीक है ना, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है। तो मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही मूत्रण कहते हैं। और ये बेटा तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने पूरा यहाँ पर बताया इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मतलब एक मैसेज जाएगा उसके बदले में दूसरा मैसेज आएगा। ठीक है, इसको हम मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मूत्रण प्रतिवर्त, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो मैसेज क्या गया कि भाई साहब भर गया, मैसेज यहां से मैसेज गया भर गया, वहां से मैसेज आएगा खाली करो। इसका 3D मुझे ढूंढना पड़ेगा, अपने पास तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है? एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो, और गंध इसकी क्यों है बेटा? मूत्र में जो स्मेल आती है ये गंध अमोनिया की वजह से होती है। तो अगर आपको अमोनिया की सच में खुशबू सूंघनी है ना, कि कितनी खुशबूदार होती है अमोनिया, तो जो सुलभ शौचालय होते हैं ना, पब्लिक टॉयलेट, आप उसके बाहर खड़े हो जाओ जाके, है ना। जब आप पब्लिक टॉयलेट के बाहर खड़े होंगे तो वहां पर जो खुशबू या बदबू जो आप बोलना चाहें, अगर आपको अमोनिया की खुशबू सूंघनी है तो वो सुलभ शौचालय के बाहर खुशबू है, और अगर आप वहां से निकलते हुए अपनी नाक बंद कर रहे हैं बेटा तो वो बदबू है। ठीक है ना, तो वो अमोनिया की बदबू है। और क्योंकि बेटा आपके यूरिन से अमोनिया भी बाहर निकल रहा है, इसलिए वो यूरिन का एक विशेष जो स्मेल है, दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। ठीक है ना। चलिए, तो ये रंग में हल्का सा पीला होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया निकाला जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में मूत्र की विशेषताएं अलग अलग दिखने को मिल सकती हैं। जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया मूत्र हल्का सा अम्लीय होता है, मूत्र हल्का सा पीला होता है, लेकिन बेटा बहुत बेकार खुशबू नहीं होती बेटा, बहुत बेकार बदबू होती है। ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है, किसने इतना अच्छा परफ्यूम लगाया है? तो भाई खुशबू को हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं। और परफ्यूम कि अगर आपको खुशबू अच्छी लग रही है तो आप ये नहीं बोले कि इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है। स्मेल मतलब ही बदबू होता है, खुशबू मतलब फ्रेग्रेंस। ठीक है ना। तो थोड़ी अंग्रेजी में तुम्हें और सिखा दूं। अलग अलग कंडीशंस में आपकी मूत्र जो है वो अलग अलग विशेषता दिखा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि
जब आप नॉर्मली आपका यूरिन जो होता है हल्का पीला होता है, पानी ज्यादा पियोगे वाइट रहेगा जो कि सही है, पानी कम पियोगे तो यूरिन का कलर येलो होगा। आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हो जिसकी वजह से यूरिन का कलर येलो हो सकता है, आप खाने में आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं या आयरन सिरप ले रहे हैं या आप टीबी की जो दवाइयां ले रहे हैं, इस कंडीशन में यूरिन का कलर लाल हो सकता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सब कुछ खा रहे हो फिर भी यूरिन का कलर लाल है बेटा, तो ये अंदर कोई दिक्कत हो सकती है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो मूत्र की जो विशेषताएं हैं वो बदलती रहती हैं बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आपको इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई छी वाली बात नहीं है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, इतना आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, तो आपको अपने यूरिन के कलर पे नजर रखनी चाहिए कि आज यूरिन का कलर वाइट है, येलो है, डार्क येलो है, कैसा है। और अगर आपको उसके पीछे का रेड है और अगर आपको उसके पीछे का रीजन पता है देन ओके। और अगर आपको लगता नहीं आज तो मैंने पानी भी पिया है दिन में कम से कम 3-4 लीटर है फिर भी यूरिन इतनी डार्क येलो क्यों आ रही है, तो आपको अगर 2-3 दिन ऐसा होता है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। यूरिन में ब्लड आ रहा है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। तो मूत्र का विश्लेषण वृक्कों की कई उपापचयी विकार उनके ठीक से कार्य ना करने की कुछ संक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। तो इसीलिए बेटा हम ज्यादातर बीमारियों में यूरिन टेस्ट करवाते हैं कि किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति है जिसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, या कीटोन बॉडीज की उपस्थिति है जिसको हम कीटोनूरिया कहते हैं, तो ये डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब मूत्र में ग्लूकोज जो कि सामान्य नहीं है और मूत्र में कीटोन बॉडीज ये भी सामान्य तो नहीं है। इसके अलावा बेटा हमने देखा था एल्बुमिन प्रोटीन वगैरह भी मूत्र में नहीं आते क्योंकि वो छनते भी नहीं है। अगर आपके मूत्र में प्रोटीन आ रहे हैं जिसको हम एल्बुमिन्यूरिया बोल सकते हैं, अगर मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन दिख रहा है तो एल्बुमिन्यूरिया इसको हम बोलते हैं। हिमेचूरिया, अगर मूत्र में रक्त आ रहा है तो इसको हम हिमेचूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। नेक्स्ट बेटा है आपका एक्सक्रीशन में और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, यस आई एम कॉलिंग वेट, एक्सक्रीशन में और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी देखेंगे, इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने का कोई मतलब नहीं है, टेक इट एंड गो आउटसाइड। तो अन्य अंग जिनकी भूमिका है बेटा, तो इसमें आ जाएंगे आपके फेफड़े, यकृत, स्किन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अन्य अंगों की क्या भूमिका है, तो सबसे पहले हो गए आपके फेफड़े, लंग्स, दूसरा बेटा यकृत, लिवर, और तीसरा त्वचा, स्किन। फेफड़ों से बेटा हम डेली कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 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 हम जल भी निकालते हैं। 200 मिलीलीटर प्रति मिनट हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको एज इट इज एनसीईआरटी ही लिखनी है, आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, लेकिन आप में से शायद बहुत होंगे जिसको मैडम पानी कहाँ निकालते हैं फेफड़ों से, आ जाओ। तो
राधिका लिख रही है वासु चुप हो जाओ बे। वो आया था कि नानी को वीडियो कॉल कर दो। वीडियो कॉल ऐसे कहेगा, वीडियो कॉल करना ओके। तो रात में नींद ना आए तो क्या करें, बहुत दुख की बात है। यूपी में आई फॉरगॉट द प्लेस, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। रात को 3 बजे एक नीट का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था और उसके गांव में वो आए, मतलब जो तस्करी करते हैं ना वो लोग आए रात को 3 बजे, और उन्होंने आकर के गांव के सभी जानवरों को खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, 2-3 गाड़ियों में भर के आए थे। ये रीसेंट न्यूज़ है, अभी 2-4 दिन पहले की। उन्होंने आकर के गांव के सभी जानवरों को खोलना शुरू कर दिया, तो जानवर भागे, जो भी आवाज़ आई गाड़ी की, तो वो बच्चा डेफिनेटली पढ़ रहा था। रात को 3 बजे वो बच्चा निकल के बाहर भागा, और भी गांव वाले भागे, है ना। नींद नींद खुल गई तो दीपक नाम था उस बच्चे का, और वो भागा। गोरखपुर की, आप लोगों को पता है ये, तो नीट का स्टूडेंट था वो, नीट एस्पिरेंट था वो। तो वो भी भागा, और उन लोगों ने कोशिश की उन तस्करों को पकड़ने की, तो काफ़ी सारे तो भाग गए। एक गाड़ी जो वहाँ मिट्टी मिट्टी में कहीं फंस गई थी, उसको गांव वालों ने घेर लिया और बहुत उनको पकड़ लिया जो भी था। उन्हीं में से एक गाड़ी में जो तस्कर थे, उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, दीपक नाम के लड़के को, और 4 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिली। तो मैम, मेरे फादर को डायबिटीज़ है, तो क्या मुझे भी हो सकता है? प्रिंस, बिल्कुल होने की संभावना है। ठीक है, तो बहुत दुख की बात है, मतलब मैंने कल भी शाम को ये न्यूज़ देखी थी। तो भैया 3 बजे तक तुम लोग पढ़ाई करो, लेकिन प्लीज़ कुछ भी होता है घर से बाहर मत निकलो, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। नीट निकले ना निकले सेकेंडरी है, पर जान तुम्हारी बहुत कीमती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग बोलते हैं मैडम कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी कहाँ निकलता है? तो आप अपने ना हाथ को ऐसे रखो मुंह के आगे और सांस लो नाक से, तो आपको ना हल्की सी यहाँ पे नमी फील होगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा, जब सर्दियों में आप देखते हैं ना, नाक के आगे अगर आप शीशा रखेंगे सर्दियों में, तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है, अंदर से वो जल वाष्प के फॉर्म में निकलता है, बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जम जाता है ना। तो आप वहां पे फील कर सकते हैं कि देखो पानी निकला, तो पानी भी बेटा हम निकालते हैं। ठीक है, यही बेटा अगर हम बात करें आपके यकृत यानी कि लिवर की, तो लिवर से आप सबको पता है पित्त निकलता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं। इस बाइल में बेटा बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे आपके बाइल सॉल्ट्स हो गए, आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसमें हम बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बोल देते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन होते हैं, और आपके कुछ मेडिसिन वगैरह भी लिवर से रिलीज होते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें बेटा आपके स्किन की, तो स्किन में आपकी 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक पसीने वाली ग्रंथियां, एक तेली ग्रंथियां। तो जो पसीने वाली ग्रंथियां बेटा, उससे पसीना निकलता है, तो पसीने में क्या निकल रहा है? आपका पानी निकल रहा है। पसीने में NaCl निकल रहा है, तभी तो पसीना नमकीन होता है। ठीक है, पसीने में NaCl निकल रहा है, पसीने में कुछ मात्रा में लैक्टिक एसिड भी निकल रहा है। और अगर हम बात करें बेटा, सेम आपकी NCERT जो कहती है, बात करें आपकी तेली ग्रंथियों की, तेली ग्रंथियों में तेल निकल रहा है। तो तेल में क्या है बेटा? तेल में आपका मोम है, ठीक है, वैक्स है, इसको आप वैक्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो इसको आप एज इट इज अंडरलाइन भी कर सकते हैं और फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। तो फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी जो यकृत है, यहाँ से पित्त निकलता है, जिसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बाइल पिगमेंट्स बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल निम्न स्टेरॉइड हार्मोन विटामिन और दवाइयाँ कुछ। ठीक है, ज्यादातर बेटा ये मल के साथ बाहर निकलती हैं। त्वचा की अगर हम बात करें तो इसमें श्वेत ग्रंथियां और तेली ग्रंथियां होती हैं। हालांकि श्वेत ग्रंथियां और तेली ग्रंथियों का मेन काम उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन ये उत्सर्जन भी कर रही है। श्वेत ग्रंथियों का, पसीने का मेन काम क्या होता है? पसीने की ग्रंथियों का काम होता है पसीना निकालना। पसीना निकलता है तो बेटा पसीना इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन से आपको ठंडक मिलती है। ठीक है, तो पसीने का मेन काम होता है बॉडी को ठंडक देना।
सिमिलरली आपके जो ऑयल्स होते हैं, जो तेली ग्रंथियां जो ऑयल निकाले, बेटा ऑयल का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ये एक हल्की सी लेयर बना लेती है जो कि किसी भी तरीके के माइक्रोब को अंदर जाने से रोकती है। तो ये एक तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन प्रोटेक्शन के साथ साथ बेटा ये कुछ आपके मैंने बताया जो मोम वगैरह भी निकालती है। लिखा दो, अभी लिखा दूंगी अंजना। तो स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथियां बेटा जिनसे पसीना निकलता है, जो कि एक जलीय द्रव है जिसमें नमक होता है NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड भी पाए जाते हैं। हालांकि पसीने का मेन काम क्या है बेटा? वाष्पीकरण से ठंडक पहुंचाना, ठीक है, लेकिन ये सब भी निकाल देती हैं। बात करें तेली ग्रंथियों की, जो कि तेल निकालती हैं, जिसको हम सीबम बोलते हैं, उसमें स्टिरॉल, मोम और हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ पदार्थ निकलते हैं। हालांकि इनका काम होता है त्वचा को एक सुरक्षा कवच देना, ठीक है ना। लिवर से क्या क्या निकल रहा है देख लो। तो यहाँ पे निकल रहे हैं आपके पित्त, ठीक है, जिसको हम बाइल बोलते हैं। अब इस बाइल में क्या क्या होता है बेटा? तो इसमें होते हैं पित्त लवण, बाइल सॉल्ट्स। इसमें होते हैं आपके पित्त वर्णक, जिन्हें हम बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं। पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट्स। कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स होते हैं बेटा? इसमें होते हैं आपके बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है। इसमें होती हैं कुछ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। इसमें होते हैं कुछ औषधियाँ यानी कि मेडिसिन्स। इसमें होते हैं विटामिन्स, ठीक है। और क्या होगा इसमें? निम्न स्टेरॉल हार्मोन या निम्न स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन आदि, ठीक है। हालांकि ये सब बेटा मल यानी कि स्टूल के साथ, पीसेस के साथ बॉडी से बाहर निकलती हैं। ठीक है। त्वचा से बेटा क्या? तो यहाँ पर दो तरीके की ग्रंथियां हैं। एक हो गई आपकी श्वेत ग्रंथियां, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, और इनसे निकलता है बेटा आपका पसीना, स्वेट। सुडोरीफेरस बोलते हैं, सॉरी, सेबेशियस तो इसको बोलते हैं। दूसरी हो गई आपकी तेली ग्रंथियां, जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, और यहाँ से जो निकलता है उसको हम सीबम बोलते हैं, सीबम। लीव माय फोन, ठीक है। पसीने में क्या क्या होता है बेटा? तो जल तो होता ही है, इसमें आपका NaCl होता है, इसमें यूरिया होता है थोड़ा सा, लैक्टिक एसिड होता है, और भी बहुत कुछ, ठीक है। इसी तरीके से सीबम में बेटा मोम होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्टेरॉल होता है आदि, ठीक है। हालांकि पसीने का मेन काम क्या होता है बेटा? बॉडी को ठंडक पहुंचाना, और सीबम का मेन काम होता है प्रोटेक्शन। इसका काम होता है सुरक्षा, और पसीने का काम होता है ठंडक देना। लेकिन इसी के साथ साथ ये कुछ उत्सर्जन भी कर देते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक जल्दी से देख लेते हैं, विकार। ओके, ओह यू लाइक इट, आई विल मेक इट अगेन। भूख लग रही है? अच्छा, मैं क्लास 1:30 बजे लूँ तो 1:30 बजे भूख लगाती है तुम्हें, है ना। मैं 11 बजे लूँ तो 11 बजे भूख लगाती है, हैं? अभी तो 12:30 हुआ है, 12:45 तक तो क्लास का नॉर्मल टाइम है, लेकिन जब तक अपना चैप्टर नहीं खत्म होगा मैं नहीं खत्म करूँगी। उसके बाद फिर आपका 1:15 बजे है ना क्लास अगली, 1:30 बजे भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो जो भी है आपका आधे घंटे का तो आपके पास ब्रेक रहेगा ही, उसमें आराम से खाना खा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीनल डिसऑर्डर्स, वृक्क विकृतियां, किडनी से संबंधित रोग। आ जाओ, एक ही रोग इसमें मेन है जो हमें पढ़ना है,
बाकी दो तो ऐसे ही छोटे छोटे से हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह। सबसे पहला बेटा जो रोग है वो है यूरीमिया। ठीक है, सबसे पहला क्या है बेटा? यूरीमिया। क्या होता है यूरीमिया बेटा? हमने क्या बोला? यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। एक 15 पे है केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास लेट नहीं की, हर्ष सर शायद से क्लास लेट शुरू करते होंगे या लेट खत्म करते होंगे, इसकी वजह से मेरी क्लास 1:30 बजे होती है। 1 बजे से 1:15 से तो भी ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लो ताकि मुझे आगे ना खींचनी पड़े। तो यूरीमिया क्या होता है बेटा? हमने क्या बोला? किडनी का मेन फंक्शन इज यूरिया निकालना, जो कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब फेलियर क्या होता है? याद करिए, हमने हार्ट फेलियर पढ़ा था। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट से अंगों को जो उम्मीद है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। अब हार्ट से किसी को कोई क्या ही उम्मीद करेगा कि भैया तुम हमें ऑक्सीजनेटेड रक्त पहुंचा दो बस। अब जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड रक्त पर्याप्त मात्रा में अंगों तक नहीं पहुंचा पाता तो ये हार्ट का फेलियर है। हालांकि इसके पीछे कारण हमने देखा था कि लंग्स में किसी तरीके का संकुलन या कंजेशन है, तो उसी को नहीं मिल पा रहा, हार्ट को इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वो आगे किसको दे। ठीक है, ऐसा हमने देखा था। अब किडनी फेलियर क्या होगा? किडनी से किसी को कोई क्या ही उम्मीद करेगा कि भैया जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहा है तुम इसको बाहर निकाल दो, यही है ना? तो साहिबा परवीन, ब्लॉक होना है आपको या नंबर बांटने का इतना शौक है तो बोलो मैं बता दूं सबको? नहीं नहीं, आ जाओ। साहिबा परवीन, आपको नंबर बांटने का इतना शौक है तो रुको मैं आपका नंबर बांट देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका नंबर नहीं नहीं मैं बांट देती हूँ, 9296517366, 9296517366। ओके साहिबा परवीन, आपको इतना नंबर बांटने का शौक था तो मैंने बांट दिया। हाँ, वाई यू आर शेयरिंग योर नंबर इन द क्लास? तो किडनी फेलियर मतलब जब किडनी से जो अंग उम्मीद करते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। मैम व्हाट इज वेंटिलेटर? श्वेता, वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। जब नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं इंसान कर पाता है तो वेंटिलेटर की मदद से उसको ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, तो वेंटिलेटर आप एक तरीके से बोल सकते हो सपोर्टिव सिस्टम है आपको ऑक्सीजन देने का। बस चलिए आ जाते हैं वापस से यूरीमिया पे। तो किडनी का फंक्शन क्या है बेटा? जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बन रहा है उसको बाहर निकालना। ठीक है, अब अगर किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो ये किडनी का फेलियर है। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई नहीं? एक बार थम्स अप कर दो। किडनी का फेलियर मतलब किडनी अपना काम नहीं कर पा रही। किडनी का काम क्या है बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना। तो जब किडनी यूरिया को बॉडी से नहीं निकाल पाती तो बेटा बॉडी में यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है या ब्लड में यूरिया जो है बेटा वो बढ़ता रहेगा। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं रक्त में यूरिया का बढ़ना। ठीक है, रक्त में यूरिया का बढ़ना। अगर ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ता जा रहा है मतलब किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है। ठीक है ना? तो रक्त में वृक्कों की कुसंक्रिया के चलते रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है और इसी को बेटा हम यूरीमिया कहते हैं। तो रक्त में यूरिया का बढ़ना मतलब किडनी फेलियर। इसका मतलब क्या हुआ कि किडनी फेल हो गया है। पानी पिला रही है। ठीक है, किडनी फेल हो गया है, किडनी अपना काम नहीं कर पा रहा भाई साहब। अब किडनी फेल होने के क्या ट्रीटमेंट है? तो किडनी फेलियर का जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका जो उपचार है बेटा वो 2 तरीके का उपचार है। ठीक है, एक है इसका टेम्पररी ट्रीटमेंट यानी कि अस्थायी उपचार। अस्थायी उपचार मतलब कि एक है इसका टेम्पररी ट्रीटमेंट और दूसरा है बेटा इसका परमानेंट उपचार, स्थायी उपचार। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है भाई साहब इसका? इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट करा दो। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है कि मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मैं किसी और की किडनी ले लेती हूँ, तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क प्रत्यारोपण। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है,
वृक्क प्रत्यारोपण भी किसका ले सकते हो आप, तो यहाँ पर भी एक कैटेगरी है। बेस्ट है बेटा कि आप अपने जुड़वा, अगर आपका कोई भाई बहन है, ठीक है, अगर आपका कोई जुड़वा है तो बेस्ट है आप अपने जुड़वा का ट्रीटमेंट ले लो, जुड़वा का किडनी ले सकते हो। अगर जुड़वा भाई बहन नहीं है तो भैया जो भी आपका दूसरा भाई बहन है आप उसकी किडनी ले लो, भाई बहन जो भी है। भाई बहन अगर नहीं है देने को तैयार नहीं है तो बेटा आप माता पिता की ले सकते हो किडनी। माता पिता अगर देने को तैयार नहीं है या माता पिता इस लायक नहीं है कि वो दे सकें, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा आप, माता पिता नहीं देने को तैयार है या वो नहीं दे सकते, उस कंडीशन में बेटा आप अपने रिश्तेदारों की ले सकते हो। और अगर रिश्तेदार में भी पापा के रिश्तेदार, मतलब पापा के सगे वाले है ना, चाचा चाची बुआ हुआ, चाची भी नहीं, चाची सॉरी, पापा की तरफ से चाचा या बुआ, मम्मी की तरफ से मामा या मौसी, ये सगे मम्मी पापा के सगे हो गए। और अगर वो भी नहीं दे सकते बेटा फिर आप किसी अनजान का लें, ठीक है। सही ऑर्डर तो ये है। बेस्ट है आपका कोई जुड़वा भाई बहन उससे ले लो, जुड़वा नहीं है तो आपका कोई नॉर्मल भाई बहन है उससे ले लो, वो नहीं है तो माँ बाप से ले लो, माता पिता भी नहीं देने की हालत में तो बेटा आप अपने रिश्तेदार से लें, वो भी नहीं दे सकते तब आप किसी अनजान से लें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची पूछ रही है मैडम फिर पैसे से कौन लेता है, यही बेटा अनजान, रिश्तेदार तो वैसे भी बहुत कम काम आते हैं, नहीं, ठीक है। अस्थायी उपचार क्या है बेटा, हीमोडायलिसिस, जिसको हम बोलते हैं रक्त अपोहन। वासु साइड हो जाओ बेटा, मेरे को पढ़ाना है ना, साइड हो जाओ, साइड में बैठ जाओ, उधर सिपर के पास, ठीक है ना। तो अस्थायी ट्रीटमेंट क्या है, हीमोडायलिसिस कराते रहो आप, टाइम पर जाकर के अपने किडनी को, हाँ अपने बच्चों से भी ले सकते हो बिल्कुल, जुड़वा भाई बहन वगैरह छोड़ दो। अगर हाँ आप माता पिता हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों से ले लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप खुद माँ बाप हैं और आपको किडनी चाहिए तो सबसे पहले आपका जुड़वा भाई बहन मिल जाए बढ़िया है, आपका भाई बहन मिल जाए बढ़िया है, नहीं तो फिर आप अपने बच्चों से लें, ठीक है, वो वाला आ जाएगा। अब रक्त अपोहन क्या होता है ये आपको पढ़ना है, हीमोडायलिसिस आपको पता होना चाहिए। रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस इसमें हम क्या करते हैं, हीम यानी कि ब्लड को, डायलिसिस यानी कि साफ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायलिसिंग यूनिट लेते हैं, ठीक है, हम एक डायलिसिंग यूनिट लेते हैं। इस डायलिसिंग यूनिट के अंदर हम एक सेलोफेन का ट्यूब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हम एक सेलोफेन का ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, अपोहन इकाई यानी कि डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है। इसके अंदर बेटा ये सेलोफेन का ट्यूब है, ज्यादा होगा तो मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी पर टॉपिक तो खत्म कराऊंगी भाई। और यहाँ पर चारों तरफ जो द्रव्य भरा होता है बेटा इसको हम डायलिसिंग फ्लूइड या अपोहन द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम डायलिसिंग फ्लूइड बोलते हैं या अपोहन द्रव्य बोलते हैं। इस डायलिसिंग फ्लूइड में आपका प्लाज्मा के समान ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, जो कुछ भी आपके प्लाज्मा में है बेटा वही सब इस डायलिसिंग फ्लूइड में रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपोहन द्रव्य, अपोहन द्रव्य या डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड के जो घटक हैं ये प्लाज्मा के समान ही होता है, जो कुछ प्लाज्मा में होता है वही यहाँ पर होता है, सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन, सिवाय
प्लाज्मा प्रोटीन व नाइट्रोजनी अपशिष्ट के। ठीक है, जो कुछ प्लाज्मा में है वो ही सब बेटा यहाँ पर आपके इस अपोहन द्रव्य में होता है। बस यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं और नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता है। अब जो पेशेंट है, ठीक है, इस पेशेंट का यहाँ पे ये हाथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हाथ हो गया और यहाँ पर बेटा एक आर्टरी होती है जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रेडियल आर्टरी। यहाँ ये धमनी हो गई, इस धमनी से बेटा ये धमनी हो गई आर्टरी, जिससे हम रक्त को निकालते हैं और हम इसको एंटर करवाते हैं इस डायलिसिंग यूनिट में, और रक्त को बेटा हम वापस भेजते हैं एक शिरा में। किस में भेजते हैं? वेन, शिरा में। ठीक है, रक्त वापस आता है शिरा में, लेते हैं धमनी से, वापस डालते हैं शिरा में। ठीक है, अब धमनी से बेटा जब हम रक्त निकालते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि रक्त के निकलते ही हम यहाँ पर एक प्रतिस्कंदक डाल दें। प्रतिस्कंदक मतलब जो रक्त को जमने से रोके, क्योंकि रक्त बॉडी से बाहर निकल रहा है तो रक्त जम जाएगा ना। तो प्रतिस्कंदक यानी कि एंटीकोएगुलेंट, जो बॉडी से बाहर निकलते ही रक्त जमने को रोके, और ये प्रतिस्कंदक आपका हेपारिन हो सकता है। ठीक है, फिर ये जो रक्त है बेटा, ये रक्त आपका निकलेगा इस यूनिट से। ठीक है, और इस यूनिट से जब ये निकलेगा बेटा, तो मैंने क्या बोला, ये प्लाज्मा के जैसा होता है। अब आरबीसी का साइज बड़ा है, डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है, तो वो तो यहां से निकलेंगे नहीं, लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा में नहीं है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी है, यूरिया, ठीक है, वो यूरिया अपनी अधिक सांद्रता से, रक्त में अधिक सांद्रता है ना, क्योंकि यूरेमिया है, रक्त में यूरिया एकत्रित हो गया है, तो यूरिया बेटा रक्त यानी कि अपनी अधिक सांद्रता से डायलिसिंग फ्लूइड में निकल जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन से इसलिए निकलते क्योंकि उनका भी साइज बड़ा है। यहाँ पर जो बेटा सेलोफेन ट्यूब है, इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, जिन पोर्स से, और ये पोर्स का साइज वही होता है जो आपकी बॉडी के अंदर बोमेन संपुट और बिल्कुल बनाना है खुशबू, जो बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ के बीच में जो पोर साइज होता है ना, जिसको हमने स्लिट पोर्स बोला था, जहां से रक्त छन के आता है, वही पोर साइज बेटा यहाँ पर होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाते, साइज बड़ा है। ठीक है, आपके संगठित पदार्थ नहीं छन पाते, साइज बड़ा है, लेकिन आपका यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ है वो छन जाता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। ठीक है ना, और इसको वापस से हम यहाँ डाल देते हैं एंटी हिपेरिन डाल के, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्कंदक कारक हैं, तो इसमें हम एंटी हिपेरिन डाल देते हैं, क्योंकि हिपेरिन हमने आर्टिफिशियली डाला था ना बाहर, तो एंटी हिपेरिन डाल देते हैं, बाकी का रक्त अपना चला जाता है पेशेंट की शिरा में। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस बेटा जो है ये एक तरीके से वरदान साबित हुआ है यूरीमिया के पेशेंट्स के लिए। ये आप बाद में लिख लेना, बेशक तो बनाना हो तो। ठीक है, बनाना तो है ही। तो यूरिया एकत्रित हो जाता है, इसको यूरीमिया बोलते हैं, और ये बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि आप सबको पता है बेटा यूरिया क्या है, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, और इसको बॉडी से निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। किडनी फेलियर, ठीक है ना, इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन बेटा हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। रक्त अपोहन में हम क्या करते हैं, हम रोगी की धमनी से रक्त को निकाल करके हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिला करके अपोहनकारी इकाई में भेज देते हैं। ठीक है, जिससे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी अपोहन इकाई है इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, क्योंकि जो काम किडनी नहीं कर पा रही हम इससे करवा रहे हैं, तो दिस इज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है ना, आगे बेटा आप देखेंगे इसके अंदर कुंडलित सेलोफेन की नली होती है,
और ये ऐसे द्रव्य से घिरी होती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। तो इस सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ जो द्रव्य भरा है वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसा है, बस उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। ठीक है ना। जो छिद्रयुक्त सेलोफेन है उससे बेटा अपोहनी द्रव्य में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो बाकी के आयंस इसलिए नहीं निकलते क्योंकि जो जो प्लाज्मा में जितने आयंस है उतने ही हमने उस द्रव्य में भर दिए हैं। तो दोनों जगह बराबर नाइट्रोजन, बराबर अमोनिया, बराबर सब कुछ, तो और कुछ नहीं निकलता। लेकिन बेटा नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि यूरिया नहीं है उसमें, तो यूरिया अपनी अधिक सांद्रता से कम में आ जाता है। ठीक है ना। अपोहनी द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं जिसकी वजह से ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं, फर्स्ट स्टॉप क्राइंग, और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में बेटा हिपेरिन विरोधी डाल करके उसे शिराओं में वापस से भेज दिया जाता है, और यह विधि संसार में यूरेमिया व्याधि पीड़ितों के लिए एक तरह से वरदान है। ठीक है। लास्ट, छोटे छोटे वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय है कि प्रत्यारोपण करा लो। प्रत्यारोपण जितना निकट संबंधी से हो उतना अच्छा है। ठीक है। हालांकि जो भी प्राप्त करता है, रिसीवर है, उसको लेने के बाद पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऐसी दवाइयां हैं बेटा जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। ठीक है ना। जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम कभी भी पहचान ना ले कि ये मेरी किडनी नहीं है, किसी बाहर वाले की, उसे मार दो। व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्लास में ही सारा हंगामा करना है ना मेरी। दिन भर कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्लास के टाइम पे उसको पता है अभी जो करवा लो। दिन भर तो मैं फोन देती नहीं हूँ, लेकिन क्लास के टाइम पे से पता है फोन मिल सकता है, वरना मैं हंगामा कर दूंगा, मम्मी उससे डरेंगी। ठीक है। तो लास्ट जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और जो भी बेटा किडनी लेता है उसको पूरी जिंदगी, आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर को यहाँ पर लिख लो, जो भी रिसीवर है जो किडनी लेता है, इसको पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, खाने पड़ते हैं। ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद, ताकि गलती से भी उनकी बॉडी पहचान ना ले कि ये बाहर की किडनी है, से नष्ट कर दो। ठीक है ना। जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता को इजी बना रही है। रीनल कैल्कुलाई आप सबको पता है, किडनी स्टोन। ठीक है। दूसरा है आपका रीनल, देखो वो किसी को कॉल कर रहा है, कैल्कुलाई। कैल्कुलाई मतलब पथरी, रीनल कैल्कुलाई मतलब इसको हम पथरी भी बोल देते हैं, रीनल स्टोन भी बोल देते हैं। यहाँ पर बेटा कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल यानी कि कण आपकी किडनी में जमा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर नहीं बनते, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बनते हैं। तो जो लोग बेटा जिनको पथरी वथरी हो जाती है उनको फिर पूरी जिंदगी ना ऐसी चीजें खाने के लिए मना करते हैं जिसमें कैल्शियम हो, या क्योंकि उनकी बॉडी में टेंडेंसी है पथरी बनने की, जिसमें दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। बीज वाली सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सब खाने के लिए फिर मना करते हैं। मैम किडनी कैसे होता है? ऑपरेशन होता है बेटा चंद्रजीत। लास्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइन, नेफ्रॉन मतलब ये हो गया आपका वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस मतलब हो गया आपका गुच्छ। ठीक है। और आइटिस का मतलब हो गया शोथ। तो आपकी जो वृक्काणु के गुच्छ हैं उसमें सूजन आ जाती है, दिस इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप इसको लिख बाद में लेना। क्वेश्चंस आज हम छोड़ देते हैं, मैं आपको PYQ एक्सप्रेस करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, हमने क्या क्या बात कर ली बेटा। तो हमने नियमन पढ़ लिया वृक्क क्रियाओं का। ठीक है। हमने मूत्रण की वृद्धि पढ़ ली। हमने अन्य अंग की क्या क्या भूमिका है उत्सर्जन में वो पढ़ ली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने विकार पढ़ लिया। समझा मैंने पूरा दिया, बस लिखने का समय नहीं दिया है।
होमवर्क में बेटा मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सब कर लो, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 2 3 PYQs जिसमें दिए हैं वो भी कर लेना, 3-4 साल के। बाकी बेटा मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। दिस इज इट। अब हम मिलेंगे मंडे को नए चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।